आपको बुक के अंदर इसकी डिटेल जो है वो मिल जाएगी कि ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है ये कैसे एक्टिव होता है। तो जब एक दफ़ा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव हो गया तो फिर डेफिनेटली फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फिर बाकी प्रोग्राम आपके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एग्जीक्यूट कर जाते हैं। तो बेसिकली रोम के अंदर एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है, वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो होता है वो एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा होता है। और आप बूटस्ट्रैप प्रोग्राम को डेफिनेटली आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे लिए कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप स्टार्ट एंड शट डाउन को, अगर मैं इसको फर्दरली कंक्लूड करूं, क्योंकि बहुत टाइम हमने स्पेंड कर दिया इसके ऊपर, तो आपके पास स्टार्ट एंड शट डाउन के अलावा अगर आप कंप्यूटर्स के पावर बटन के ऊपर जाएं, यानी पावर बटन से हमारा फिजिकल पावर बटन नहीं, जो सॉफ्टवेयर वाला पावर बटन होता है, यहाँ पे आपके पास ये वाला आइकॉन होता है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ और ऑप्शन भी आपके पास और होते हैं, जिनमें जो प्रोमिनेंट है एक स्लीप है और एक हाइबरनेट सम टाइम आ रहा होता है। अगर नहीं आ रहा होता तो आप उसको खुद ही एक्टिव करना पड़ता है आपको कंट्रोल पैनल में जाके। तो ये स्लीप और जो हाइबरनेट है, ये भी दो दो ऐसे टास्क हैं जो कि स्टार्ट और शट डाउन के साथ रिलेट करते हैं। तो स्लीप मोड क्या होता है, जब आप अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड में पुट करते हैं तो होता क्या है कि आपके जो प्रोग्राम करंटली रनिंग स्टेट में होते हैं उन प्रोग्राम्स को क्लोज नहीं किया जाता, यानी वो प्रोग्राम जो रनिंग स्टेट में होते हैं उनका डाटा रैम पे होता है, तो आपके प्रोग्राम रैम के ऊपर स्टोर रहते हैं और आपका कंप्यूटर स्लीप मोड पे चला जाता है। मीन बाकी सारी जो इतने इसके कंपोनेंट होते हैं वो डीएक्टिव हो जाते हैं, प्रोसेसर कोई काम नहीं कर रहा होता, बाकी उसकी पावर सप्लाई की कंजप्शन जो होती है वो लो हो जाती है, सिर्फ रैम जो होती है वो एक्टिव होती है और रैम के ऊपर डाटा आपका स्टोर रहता है। इसलिए अगर आप देखेंगे जब आप स्लीप मोड पे जाते हैं और अपने कंप्यूटर को स्लीप मोड से जब आप वेक करते हैं तो आपके जो पहले प्रोग्राम चल रहे होते हैं वो दोबारा से आपको उसी फॉर्म में मिलते हैं, आपको दोबारा से उनको चलाने की जरूरत नहीं मिल पड़ती, वो अपनी स्टेट जो होते हैं वो स्टोर करते हैं। और हाइबरनेट में क्या होता है एक्चुअली में, जब आप अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट करते हैं तो आपके कंप्यूटर, बेटा मैंने नहीं अटेंडेंस का कहा, बस सिर्फ लेक्चर सुने, जब कहूंगा अटेंडेंस को तो आप रोज सेंड कीजिएगा चैट के अंदर। हाइबरनेट में क्या होता है कि आप जब अपने कंप्यूटर को हाइबरनेट करते हैं तो बेसिकली ये भी आपका एक इंस्टेंट शटडाउन होता है, यानी आप कंप्यूटर को चाह रहे होते हैं कि आपका थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर का यूजेज नहीं है तो आप इसको बंद कर दें, बट आपने शॉर्टली वापस आना होता है और आपने जहां पे अपनी एप्लीकेशन को छोड़ा होता है आपने वहीं से अपनी एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करना होता है, यानी आपने न्यूली दोबारा से फाइल्स को ओपन नहीं करना चाह रहे, दोबारा से प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे, तो आप हाइबरनेट कर देते हैं। बट हाइबरनेट के केस में ये होता है कि आपका डाटा रैम से पर्टिकुलरली मूव कर दिया जाता है, उसको हार्ड डिस्क पे स्टोर किया जाता है और आपका कंप्यूटर जो होता है वो एक तरह से शट डाउन मोड में चला जाता है। बट जब आप कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करेंगे पावर सप्लाई भी टोटली कट हो जाती है उस केस में, बट जब आप कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करेंगे तो आपको वो पहले वाली स्टेट्स में ही दोबारा से वापस मिल जाएगा। बेटा जो सेकंड मेन फंक्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है यूजर इंटरफेस। देखिए जित हम जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि अगर अगर मैं अपने इस कंप्यूटर के साथ या इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक इंटरफेस है ना, इंटरफेस के ऊपर आइकॉन्स हैं, बटन्स हैं और मेरे पास सामने ये स्क्रीन है जिसके ऊपर अपनी स्लाइड्स शेयर कर दी है। तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करना ये किसका काम होता है, ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। अच्छा, अब अगर मैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के इंटरफेस की बात करूं बेटा, तो एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो तरह से इंटरफेसेस आ रहे होते हैं। एक होता है उसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे कि हमारे पास जो लेटेस्ट विंडोज सिस्टम अगर आप देखें तो आप जो कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं आप थ्रू ग्राफिक्स करते हैं, यानी आपके पास मेन स्क्रीन होती है, मेन स्क्रीन के ऊपर आइकॉन्स होते हैं, या ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं आप तो वहाँ पे आइकॉन्स मिलते हैं और आपके पास जिस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं उसका आइकॉन होता है, फिर आइकॉन पे क्लिक करते हैं आप तो वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। इस तरह फाइल्स एंड फोल्डर्स के आइकॉन्स होते हैं आपके पास, तो आपके पास जो इंटरफेस है वो ग्राफिकल इंटरफेस है। ग्राफिक्स मीन क्या होता है, आपके पास कोई चीज इमेज की फॉर्म में हो, विजुअली जो चीज विजुअली फॉर्म में हो, जिसमें आइकॉन्स हो, इमेजेस हो, और आप उन आइकॉन्स और इमेजेस के थ्रू अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं ये मेरे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये जो यूजर इंटरफेस है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही ड्रॉ कर रहा होता है। जैसे आप अपने मोबाइल्स को ऑन करते हैं तो आपके सामने इंटरफेस आ जाता है उसका, जिसके ऊपर सारा मेन्यू होता है आपका और बाकी एक्टिविटीज होती हैं आपकी सारी। तो वो इंटरफेस जो होता है आपका स्क्रीन सेवर आपका, या आपने उसको लॉक स्क्रीन के ऊपर आपने कोई इमेजेस सेट की होती हैं तो वो भी एक तरह से उसका इंटरफेस बन रहा होता है। तो ये जो इंटरफेस की फंक्शनैलिटी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और इंटरफेस दो तरह से होते हैं, एक मैं आपको बता चुका हूँ और आप उसी से मोस्टली काम कर रहे होते हैं, वो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर आप इमेजेस एंड आइकॉन्स के थ्रू आपके पास
और आप माउस के साथ क्लिक करते हुए अगर आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। जैसे कि लेटेस्ट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, आप चाहे मोबाइल्स के देखें, चाहे आप अपने पीसीज के ऊपर देखें, तो वो सारे जो हैं वो उनके ऊपर जो इंटरफेसेस आपको अवेलेबल होते हैं वो GUI, इसको शॉर्ट फॉर्म में बेटा हम GUI कहते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑन द कंट्रेरी साइड बेटा हमारे पास एक और भी इंटरफेस होता है जो कि जिसको हम CLI कहते हैं या कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। ये वाला इंटरफेस माइट भी आपने मूवीज में देखा होगा, जब उन्होंने वो दिखाते हैं कि कोई हैकिंग हो रही है तो वो आपको इस तरह के इंटरफेसेस दिखाते हैं। अच्छा, ये भी एक तरीका होता है कंप्यूटर को इस्तेमाल करने का। और ये जो हमारे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यानी जैसे विंडोज है, तो वो दोनों दोनों को सपोर्ट करती है, यानी आप उसमें CLI इंटरफेस भी यूज कर सकते हैं और आप उसके अंदर GUI भी यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स नहीं होते हैं तो आप CLI पे नहीं जाते, आप हमेशा GUI को भी यूज करते हैं। बट ये जो सामने आप स्क्रीन देख रहे हैं ब्लैक कलर की, जिसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर का टेक्स्ट लिखा हुआ आपको मिल रहा है, ये इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। और ये आपकी विंडोज के अंदर आपके पास अवेलेबल होता है बेटा कमांड प्रॉम्प्ट के साथ। तो बहुत सारी एक्टिविटीज जो टेक्निकल यूजर होते हैं वो अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो कमांड लाइन इंटरफेस के साथ जाके परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आपको अगर आपने फॉर एग्जांपल जैसे आप नॉर्मली अगर आपने एक फाइल कॉपी करनी है तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं फाइल पे राइट क्लिक करते हैं, कॉपी किया, फिर किसी और ड्राइव में चले गए, वहां पे इसको पेस्ट कर दिया तो आपकी फाइल मूव हो जाती है। ठीक है, अब यही काम जो है ये मैं कमांड लाइन इंटरफेस से भी मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। यानी मैं इसी ब्लैक स्क्रीन के ऊपर इसको यूज करते हुए मैं किसी भी एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह उसकी कॉपी जनरेट कर सकता हूँ। बट उसके लिए मेरे पास यहाँ पे ग्राफिक्स तो नहीं है, आप देख रहे हैं कोई आइकॉन आपको नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, यानी इसलिए इसको कहते हैं ये कमांड लाइन इंटरफेस है। मैं यहाँ पे बेटा अगर मैंने वो सेम टास्क परफॉर्म करना है तो मुझे कोई स्पेसिफिक कमांड्स यूज करनी पड़ती हैं, और कमांड्स का अपना एक डिफाइंड सिंटैक्स होता है, यानी मुझे एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं प्रॉपर कमांड लिखूंगा, कमांड के अपने वर्ड्स होंगे, उसके बाद उसके अपने रूल्स होंगे कि जी पहले आपने क्या चीज बतानी है, बाद में क्या चीज बतानी है। तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए मैं अपनी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता हूँ। नॉर्मली जो आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के काम होते हैं वो सारे CLI के थ्रू परफॉर्म हो रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से क्या मुराद है, जैसे हमारे पूरे यूनिवर्सिटी का एक इंटरनेट सिस्टम चल रहा है और इंटरनेट सिस्टम बैकएंड पे ये कैसे कंट्रोल हो रहा है, कैसे डिफरेंट डिवाइसेस को ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो सारी एक्टिविटीज जो है पीछे वो CLI में परफॉर्म हो रही होती है। तो जो टेक्निकल लोग होते हैं वो डेफिनेटली वो CLI को भी यूज कर रहे होते हैं, GUI को भी यूज कर रहे होते हैं। जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं वो जस्ट GUI से जाके ऑपरेट कर रहे होते हैं। और जब आप बेटा यहाँ पे कोई कमांड लिख के एंटर करते हैं तो वो बेसिकली कमांड एक प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और जो टास्क आप उधर जाके GUI में परफॉर्म कर रहे होते हैं वही टास्क आपका सिमिलरली यहाँ पे परफॉर्म हो जाता है। अगर आप कंप्यूटर में जाएं, अगर आपके पास कंप्यूटर है, आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएं, वहां पे जाके आप सर्च करें कमांड प्रॉम्प्ट। और कमांड प्रॉम्प्ट जब आप सर्च करें तो आपके सामने मैं आपको अभी थोड़ी देर में ओपन करके भी दिखा दूंगा, और हम अभी एक टास्क ऐसा परफॉर्म करेंगे जिसके ऊपर हमें CLI रिक्वायर्ड होगा, वो बगैर CLI के परफॉर्म ही नहीं होता। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे यूज कर सकते हैं इसको, और बेसिकली इसको यूज करने का जो मेथड है, जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो इसमें हम कमांड देते हैं टेक्सचुअल फॉर्म में, और कमांड के अगेंस्ट हमारी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अच्छा, और जो कंप्यूटर्स हैं ये हमेशा से कंप्यूटर वाली लाइफ इतनी सुहानी नहीं थी कि आपके पास हमेशा से ग्राफिक्स थे। जो इनिशियली कंप्यूटर्स बनाए गए थे, अब माइट भी आप लोगों में से किसी ने इनकाउंटर ना किया हो, बट जो हमारी जनरेशन है, यानी अगर मैं आपको एक जनरेशन अबव सपोज करूं कि जी मैं आपसे एक जनरेशन अबव हूँ, तो जो हमारे पास बेटा पहली ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए थे जो मैंने देखे थे वो 98 ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता था, 98 विंडो भी कहते थे। वो जो 98 विंडो थी वो CLI बेस्ड विंडो थी, यानी उसके अंदर ग्राफिक्स बहुत कम थे, ज्यादातर काम जो होते थे वो कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू होते थे। अब अगर आपके पास कंप्यूटर यूज करने के लिए सिर्फ इस तरह का इंटरफेस हो तो फिर डेफिनेटली आप जाके यहाँ पे वीडियो तो प्ले नहीं कर सकते, तो आप बाकी जो आपके प्रोग्राम्स होंगे आपने उसको यहीं पे एग्जीक्यूट करना है, और आपकी आउटपुट भी आपके सामने यहीं पे नजर आएगी, आपको कहीं पे और आउटपुट जो है वो नजर नहीं आएगी, यानी ग्राफिक्स नहीं होते हैं। तो जो इनिशियली कंप्यूटर डेवलप किए गए थे वो कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI बेस्ड इंटरफेस होता था उनका, आपके पास ग्राफिक्स नहीं होते थे, और वो इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह के प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट नहीं करते थे जिस तरह के अब आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
इसी तरह बेटा जो सेकंड जो हमारे पास थर्ड एक्टिविटी है कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो हमारे पास सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है हमारे प्रोग्राम्स को मैनेज करना। अच्छा, हम बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं वो एक साथ चला रहे होते हैं सम टाइम, तो उनमें से कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा ये डिसाइड करना, या प्रोग्राम अगर फॉर एग्जांपल उसके अंदर 100 इंस्ट्रक्शंस हैं तो पहले कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी, तो ये सारे टास्क जो होता है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। अब अगर मैं मैनेजिंग प्रोग्राम्स को अंडरस्टैंड करूं कि हमारा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किन किन चीज़ों से डील कर रहा होता है जब वो मैनेज कर रहा होता है डिफरेंट प्रोग्राम्स को जिन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है, तो डेफिनेटली अगर आप देखें तो आपके पास एक कंप्यूटर जो है वो पॉसिबल है कि एक सिंगल यूजर कंप्यूटर हो या फिर एक मल्टी यूजर कंप्यूटर हो। अच्छा, अब अगर एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है, जैसे हमारे पास पीसी कंप्यूटर होते हैं, आपके पास लैपटॉप है या आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है, तो वो एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है। तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है कि एक ही यूजर के प्रोग्राम आ रहे हैं, उसने उसको मैनेज करना होता है। तो एक यूजर के प्रोग्राम्स को मैनेज करना, ये एक उसकी एक्टिविटी हो सकती है। या फिर ये भी पॉसिबल है बेटा कि जो आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है वो मल्टी यूजर है। तो नॉर्मली आपने मल्टी यूजर्स कंप्यूटर शायद नहीं देखे होंगे, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मूव करते हैं तो वो आपको टर्मिनल्स देते हैं, जिसकी लास्ट एग्जांपल मैंने आपको दी थी, जो कि आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो अच्छा, उनके पीछे कंप्यूटर सिस्टम एक ही होता है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ही होता है। तो जब मल्टीपल यूजर्स अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे बेटा, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे यूजर्स के प्रोग्राम्स आएंगे, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि डिसाइड करना कि किसके प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करना है, किसके प्रोग्राम को बाद में एग्जीक्यूट करना है। और वो इसको इस तरह से मैनेज करता है कि हर यूजर्स को के साथ वो जस्टिफाई करे, यानी हर यूजर को वो इक्वली रिस्पॉन्ड करे। ये ना हो कि एक यूजर वेट कर रहा है और एक यूजर के प्रोग्राम जो है वो धड़ाधड़ एग्जीक्यूट हुए जा रहे हैं। तो नॉर्मली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसी कंप्यूटर लैब्स होती हैं जिनके पीछे सेंट्रलाइज कंप्यूटर एक ही बड़ा रख दिया जाता है, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, आगे टर्मिनल्स। यानी जैसे आप अपनी कंप्यूटर लैब में विजिट करें तो यहाँ पे ऐसा नहीं है वैसे, बट इसको हम मॉडिफाई कर सकते थे कि हम पीछे एक कंप्यूटर एक ही रख दें और कीबोर्ड माउस जो है वो डिफरेंट रख दें, तो और पीछे एक ही कंप्यूटर के पास सारी रिक्वेस्ट जो है वो जा रही होंगी। तो इस किस्म के कंप्यूटर को मल्टी यूजर कहते हैं। अब मल्टी यूजर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना एक और तरह से टास्क होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, सिंगल यूजर में प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना एक और किस्म का टास्क होगा। अच्छा, फिर इसी तरह हमारे पास कुछ कंप्यूटर सिस्टम में सिंगल टास्किंग होती है, कुछ में मल्टी टास्किंग होती है। नॉर्मली सिंगल टास्किंग अब हमारे पास नहीं है। पहले बेटा कुछ कंप्यूटर सिस्टम ऐसे होते थे जिनके ऊपर आप एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते थे। तो एक टाइम पे सिर्फ एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना, इसको हम कहते हैं सिंगल टास्किंग। बट अब जो हमारे पास कंप्यूटर है ये मल्टी टास्किंग है। अच्छा, मल्टी टास्किंग में क्या होता है, यूजर एक ही है भले, यदि सिंगल यूजर है, जैसे मैं सिंगल यूजर हूँ, मैं एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, जूम ओपन किया हुआ है, मैंने साथ में कुछ पीछे मेरे और भी सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे, तो ये मेरी मल्टीटास्किंग है, यानी मैं एक टाइम पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होगा। अगर वो मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो मेरे मेरे तमाम प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट इक्वली होने चाहिए, यानी उनके साथ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ये ना हो कि एक प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा और एक जो है बस वो एक ही एग्जीक्यूट हुए जा रहा है, ये बाकी सारे वेट कर रहे हैं और कोई दो चार एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेरे पास, तो इनको जस्टिफाई करना ये डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसी तरह हमारे पास बेटा कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं, यानी मैं फॉर एग्जांपल अगर तीन चार प्रोग्राम चला रहा हूं तो सारे प्रोग्राम तो एक टाइम पे एक्टिव नहीं होते। जैसे मोबाइल में अगर आपने चार एप्लीकेशन ओपन की है, बट एक टाइम पे आप एक ही एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं वो आपकी फोरग्राउंड एप्लीकेशन कहलाती है, और बाकी सारी एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड एप्लीकेशन बन जाती है, यानी वो चल तो रही होती है लेकिन वो आपकी बैकग्राउंड एप्लीकेशन चल रही होती हैं। जैसे आपके मोबाइल के अंदर आप व्हाट्सएप नहीं भी चला रहे होते तब भी आपका व्हाट्सएप हर वक्त चल रहा होता है, और वो एज ए लिसनर काम कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कि अभी कोई मैसेज आया या नहीं आया, अभी कोई मैसेज आया या नहीं आया। इट मीन वो ऑलवेज बैक एज ए बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो है आपकी वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या होगा, फोरग्राउंड एक्टिव एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते रहना और बैकग्राउंड को एज ए लिसनर एक्टिव रखना। जैसे आपका मैसेंजर जो होता है, आप उसको नहीं भी चलाएं तो वो चल रहा होता है, वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है, और वो जैसे ही मैसेज होता है, मैसेज आता है आपके पास, तो आपको वो फौरन अलर्ट भेज देता है। इसका मतलब है वो चल रहा है तो उसने लिसन किया ना कि कोई आपके पास मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है। इसी तरह बेटा आप फर्दर जो टर्म प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग रहने दे, ये टेक्निकल टर्म है, जरूरत नहीं है यहाँ पे डिस्कस करने की। बट मल्टी प्रोसेसिंग एक नॉर्मल एक्टिविटी है जो कि आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं।
जो हमारे पास करंट कंप्यूटर सिस्टम आ रहे हैं इसके अंदर एक टाइम पे एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए होते हैं, यानी किसी कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर होते हैं, किसी में 4। आप इसके लिए टर्म यूज कर रहे होते हैं कि जी डुअल कोर है, क्वाड कोर है, यानी 4 प्रोसेसर है, इसके अंदर 2 प्रोसेसर है इसके अंदर। तो देखिए अगर 2 प्रोसेसर हैं तो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम ने दोनों प्रोसेसर से काम लेना होता है, यानी उसने आपके पास एक प्रोग्राम 2 प्रोसेसर के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, पॉसिबल है। या आपने 2 प्रोग्राम चलाए हुए हैं तो हो सकता है कोई एक प्रोसेसर P1 पे एग्जीक्यूट कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर P2 पे एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, यानी ज्यादा प्रोसेसर है मेरे कंप्यूटर के पास और वो एक टाइम के ऊपर ज्यादा प्रोसेसर्स मेरे जो है मेरे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब अगर इस किस्म का मेरा कंप्यूटर है तो उसके अंदर फिर जो प्रोसेसर के ऊपर लोड्स है प्रोग्राम का उसको शेयर करना, ये डेफिनेटली एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो देर इज अ मल्टीपल वे, देर इज अ मल्टीपल वे कि जिसके अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटर वो एक डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पास, वो सिंगल यूजर है या वो मल्टी यूजर है, वो सिंगल टास्किंग है या वो मल्टी टास्किंग है। फिर फोरग्राउंड एप्लीकेशन कैसे काम करेंगी, बैकग्राउंड एप्लीकेशन कैसे काम करेंगी। मल्टी प्रोसेसिंग है तो उसमें फिर हमारा कंप्यूटर जो है वो 10 प्रोग्राम्स हैं, 2 प्रोसेसर है, तो वो लोड डिवाइड कैसे होगा, कौन सी एप्लीकेशन किस प्रोसेसर के पास जाएगी। तो ये सारा काम जो है बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। सिमिलरली मेमोरी मैनेजमेंट, मैं मेमोरी मैनेजमेंट की ऑलरेडी आपको बात कर चुका हूँ। ये देखें ये एक बेटर एग्जांपल है आपके पास, ये हार्ड डिस्क पड़ी है, हार्ड डिस्क से डाटा आपका कहाँ पे जाता है, रैम के ऊपर जाता है, और फिर रैम से वापस आपका हार्ड डिस्क पे आ रहा होता है। तो ये जो स्वैपिंग है, यानी डाटा यहाँ से इधर जाना फिर इधर जाना फिर रैम से आगे जाता है, वो किसके पास भला, प्रोसेसर के पास। तो ये जो मेमोरी मैनेजमेंट सारी एक्टिविटीज है ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, यानी हम नहीं बता रहे होते कि हमारा प्रोग्राम मेमोरी मैनेजमेंट के कौन से पर्टिकुलर सेक्शन पे जाके स्टोर होगा। इसी तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वर्चुअल मेमोरी का, जिसमें हमारी हार्ड डिस्क एज ए रैम काम करना स्टार्ट कर देती है। बेटा ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, इस इमेज में ये जो ग्रीन डिवाइस है ना ये रैम है, ये आपके कंप्यूटर के अंदर ये मोबाइल डिवाइसेस में जरा स्मॉल होती है बट कंप्यूटर के अंदर आपको इसी शेप में मिल जाती है। और ये जो दूसरी डिवाइस आप देख रहे हैं ये हार्ड डिस्क है, और हम मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि जब अपने प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपका डाटा जो होता है वो हार्ड डिस्क से रैम पे चला जा रहा होता है। और मैंने आप फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कशन की थी कि अगर आपके पास रैम फुल हो जाए, यानी रैम के आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए और रैम आपकी फुल हो गई है, अब आपने एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो क्या आपका प्रोग्राम रैम के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने आपको कहा था कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, तो वो जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा वो कैसे करेगा बेटा, वो थ्रू वर्चुअल मेमोरी के एग्जीक्यूट करेगा। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है कि आपका हार्ड डिस्क जो होती है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मेरे पास हार्ड डिस्क 500 जीबी की है, तो इसमें से 10 जीबी ऐसी होगी जो कि एज ए रैम काम करना शुरू कर देगी। एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ हार्ड डिस्क जो होता है वो एज ए रैम बिहेव करना शुरू कर देता है। जब वो एज ए रैम बिहेव करना शुरू करता है तो वो क्या करता है, वो इस रैम के साथ अटैच होता है और इस रैम के दरमियान फाइल स्वैप हो रही होती है। यानी जब रैम के ऊपर डाटा बहुत ज्यादा हो जाता है तो रैम क्या जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि जो प्रोग्राम आपके लेस यूज हो रहे होते हैं इनको हार्ड डिस्क पे भेजता है, या जिनका यूजेज अभी लेट होता है उसको हार्ड डिस्क पे भेज देता है, और जिसका यूजेज अभी होना होता है उसको वो रैम के ऊपर लेके आ जाता है। तो बेसिकली ये वाले टास्क जो होते हैं वो मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू परफॉर्म हो रहे होते हैं, और मेमोरी मैनेजमेंट का काम कौन परफॉर्म कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा होता है। या इन अदर वर्ड में कहूँ, मैंने 4 प्रोग्राम चलाने हैं तो 4 के 4 प्रोग्राम रैम पे लोड होने हैं, तो रैम के किस सेक्शन में कौन सा प्रोग्राम लोड होगा बेटा ये कौन डिसाइड करेगा, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा। अच्छा इसी तरह बेटा टास्क कोऑर्डिनेशन एक एक्टिविटी है कि हमारे पास एक्चुअली में मल्टीटास्किंग का एरा है हमारे पास, हम एक टाइम पे बहुत ज्यादा टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रिंट की जब कमांड देनी होती है, हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो एक हार्ड डिस्क पे स्टोर होता है, वहां से उस डॉक्यूमेंट को पिक करना, उसको एक आउटपुट डिवाइस पे सेंड करना। फिर अगर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट अगर आपने प्रिंट्स की कमांड दी होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने, तो आपके कौन सा डॉक्यूमेंट पहले प्रिंट होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट आपका बाद में प्रिंट होगा, ये काम भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। यानी मैंने 6 डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए हैं, अगर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रिंट्स की कमांड दी है, तो अब ये जो टास्क कोऑर्डिनेशन है कि 6 टास्क परफॉर्म होने हैं प्रिंटर के थ्रू, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट पहले प्रिंट होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो बाद में प्रिंट होगा। इसी तरह बेटा डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना है। डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने से क्या मुराद है, जैसे आपने कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर अटैच कर दिया,
अच्छा, डिवाइसेस दो तरह की हमारे पास होती हैं। कुछ डिवाइसेस जो होती हैं वो प्लग एंड प्ले होती हैं, यानी आप उन डिवाइसेस को अपने जब कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो आपकी डिवाइसेस जो है वो ऑटो डिडक्ट हो जाती है और वो काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो कैसे ऑटो डिडक्ट होती हैं, काम करती हैं, ये कौन मैनेज कर रहा होता है या ये किसकी फंक्शनैलिटी होती है? ये बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है। इसकी एग्जांपल है, जैसे अपने कंप्यूटर के साथ बेटा अगर आप यूएसबी डिवाइस अटैच करते हैं तो यूएसबी जो आपकी मेमोरी है वो फौरन आपका कंप्यूटर जो है वो उसको डिडक्ट कर लेता है। या आपने माउस अटैच किया, अपने किसी पोर्ट के साथ आपने माउस अटैच किया तो आपका माउस जो होता है वो प्लग एंड प्ले होता है, आप जैसे ही इसको प्लग करते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर बेटा ऐसे होते हैं जो कि प्लग एंड प्ले नहीं होते, आपको उनके लिए ड्राइवर उसका इंस्टॉल करना पड़ता है। आप अक्सर सुनते होंगे कि जी ये प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो इसका प्रिंट इस कंप्यूटर से नहीं लिया जा सकता। तो कुछ डिवाइसेस ऐसी आती हैं आपके पास जिनको यूज करने के लिए आपके कंप्यूटर के पास पहले उस डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल होना बड़ा जरूरी होता है। ड्राइवर होता क्या है? ड्राइवर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है, यानी अगर आप मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कैनन का मेरे पास एक प्रिंटर है, कैनन LB6000 फॉर एग्जांपल। ये एक प्रिंटर की किस्म है, तो बहुत सारी प्रिंटर्स की कंपनियां प्रिंटर बनाती हैं। तो एक कैनन का प्रिंटर है, उसका मॉडल LBP6000 है। अब जब मैं उस प्रिंटर से प्रिंट लेना चाहूंगा तो पहले मुझे अपने कंप्यूटर के ऊपर उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। अगर मैंने एक दफा ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया तो मैं अब हर दफा जाके उस कैटेगरी के प्रिंटर से प्रिंट ले सकता हूँ। अब ये ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है। हम वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, या हमें सीडी से मिल जाता है तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। जब हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो बेसिकली फिर उस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ हम इंटरेक्ट नहीं करते, वो ड्राइवर इंटरेक्ट करता है। यह ड्राइवर हमें एक वे प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि आपने इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जब आप कोई स्कैनर अटैच करें, अगर आप प्रिंटर अटैच करें, तो इस किस्म की डिवाइसेस अगर आप अटैच करेंगे तो फिर आपको उनके ड्राइवर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो प्लग एंड प्ले नहीं होती। तो इन डिवाइसेस के साथ इंटरेक्शन करना ये किसका काम होता है बेटा? ये भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। सिमिलरली अगर आपके पास जैसे इंटरनेट का भी ड्राइवर आपको रिक्वायर्ड होता है, अगर आपके पास इंटरनेट का ड्राइवर रिक्वायर्ड है और आपने किसी स्पेसिफिक इंटरनेट के साथ अपना कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, जैसे आप डिफरेंट वाईफाई आपके पास आ रहे होते हैं और आप किसी एक वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो वो कनेक्टिविटी का काम भी बेटा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करके दे रहा होता है, वो उसकी फंक्शनैलिटी होती है। इसी तरह इन सारी एक्टिविटीज के साथ साथ हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक्चुअली में हमारे पूरे ओवरऑल कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर रहा होता है। अगर कभी आप अपने कंप्यूटर के टास्क मैनेजर को जाके देखें, या बल्कि मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं करंटली कैसे मॉनिटर कर सकता हूँ, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मॉनिटर कर रहा है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म हो रही है यहाँ पे। लेट्स से मैं आपके साथ अपना कंप्यूटर शेयर कर रहा हूँ बेटा, कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट, आपको बेटा मेरी स्क्रीन जरा विजिबल हो रही है? अब देखें यहाँ पे ये ऑप्शन है, मैंने नीचे टास्क बार पे जाके राइट क्लिक किया तो यहाँ पे टास्क मैनेजर जो है ये ओपन, ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, मैं इस पे क्लिक करूंगा। ऑलराइट, अब बेटा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ये सामने टास्क मैनेजर नजर आ रहा है आपको, मैं इसकी मोर डिटेल पे जाता हूँ। ऑलराइट, ये देखें, ये इसमें एक टैब है परफॉर्मेंस का, ये देखें जब मैंने इस पे क्लिक किया तो देखें ये मेरे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस विजिबल हो रही है। परफॉर्मेंस से क्या मुराद है? देखिए हमारे कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज जो है वो काम कर रहे हैं, तो वो रिसोर्सेज किस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, कितने यूज हो चुके हैं, कितने फ्री पड़े हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना, ये कहलाता है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग या टास्क मॉनिटरिंग। तो ये काम भी बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा था। देखिए करंटली जो सीपीयू कितना यूटिलाइज हो रहा है, मेरा सीपीयू जो है वो करंटली डुअल कोर सिस्टम है, मेरे पास दो प्रोसेसर है, यानी मल्टी प्रोसेसिंग कर रहा हूँ मैं, दो कोर्स है मेरे पास। और लॉजिकल प्रोसेसर मेरे पास चार है, यानी हर प्रोसेसर के ऊपर फिर फर्दर दो कोर्स, तो विच मीन दो प्रोसेसर और चार कोर्स है मेरे पास। तो ये इसकी स्पीड बता रहा है 22% करंटली इसकी यूटिलाइजेशन है, यानी बाकी मेरा जो प्रोसेसर है वो फ्री बैठे हुए हैं, यानी 80% मेरा प्रोसेसर जो है वो कोई काम नहीं कर रहा।
इसी तरह मेमोरी देखें, रैम कितनी यूज कर रहा हूँ मैं, मेरे पास जो करंटली फ्री मेमोरी है वो 2.4 GB है, जो यूज में है वो 3.4 GB है, टोटल 6 GB मेमोरी है मेरे पास, तो उसमें से कितनी यूज कर रहा हूँ मैं, कितनी फ्री पड़ी हुई है। इसी तरह हार्ड डिस्क मेरी, तो मेरे पास 4 ड्राइव्स हैं, उनको कैसे मैं यूज कर रहा हूँ, उनकी परफॉर्मेंस मेरे पास आ रही है। इसी तरह मेरे पास ये देखें वाईफाई की परफॉर्मेंस मेरे पास आ रही है। तो ये जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का काम होता है बेटा, ये भी कौन कर रहा होता है हमारे पास, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा होता है। मैं वापस स्लाइड्स पे आ रहा हूँ। तो ये वो ऑब्जर्व, ये आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ये उसको ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, और आप उसको खुद भी टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहा होता है। बेटा ये तो अच्छा, ये सिर्फ यही फंक्शनैलिटीज नहीं थी, बट ये कुछ प्रोमिनेंट फंक्शनैलिटी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बट अगर मैं आपके वो फर्स्ट स्लाइड पे आऊँ जहाँ से हमने फंक्शनैलिटीज को स्टार्ट किया था, तो देखिए ये यहाँ तक हमने इनको डिस्कस किया है। फर्दर जो बेटा आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही आ जाते हैं, यानी वो यूटिलिटीज की फंक्शनैलिटीज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फिर एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूटिलिटीज का काम कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर सम टाइम आपके कंप्यूटर्स के अंदर आपकी विंडोज ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही होती हैं, या आपके बाकी सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे होते हैं, या आपकी विंडो जैसे विंडो 10 अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप इनकाउंटर करते रहते होंगे ऑलवेज कि आपके पास विंडोज की अपडेट आ रही है, और आपको जब भी कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो आपको कहता है कि आपकी विंडो अपडेट हो रही है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का इटसेल्फ फंक्शन है कि वो अपने आप को इटसेल्फ अपडेट करती है। इसी तरह बेटा नेटवर्क्स को कंट्रोल करना, अगर आपका कंप्यूटर डिफरेंट नेटवर्क के साथ अटैच है तो आप अपने जो डाटा यूजेज है उसको कंट्रोल कर सकते होते हैं। या फॉर एग्जांपल मेरा मैं आपके साथ अपना एक शेयर कंप्यूटर सिस्टम बना लेता हूँ, यानी नेटवर्क बना लेता हूँ जिसके अंदर हम डाटा शेयर कर सकते हैं। तो मैं उसमें डिफरेंट अथेंटिकेशन लगा सकता हूँ कि जी आपने ये वाली फाइल कॉपी कर सकते हैं, ये वाली फाइल आप जस्ट व्यू कर सकते हैं, ये वाली रीड कर सकते हैं, ये वाली राइट कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आपके जब आप अपने मोबाइल के ऊपर आप डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी सेटिंग्स होती हैं आपके पास, तो ये भी फंक्शनैलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स की होती है। कंप्यूटर्स में आप जाके अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट के ऊपर फिर आप उनके पासवर्ड सेट कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी लेवल के सारे टास्क भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म कर रहा होता है। बट इनको मैंने फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस नहीं किया। ऑलराइट बेटा, अब ऑन नेक्स्ट स्लाइड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको अवेलेबल है आप उनको देख सकते हैं। विंडोज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और विंडोज़ के बहुत सारे वेरिएंट्स आप लोगों ने यूज़ किए होंगे अपनी लाइफ में। विंडोज 7, विंडो 8.1, विंडो 8.8, विंडो 8, विंडो 8.1 एंड विंडो 10 जो है इसके बहुत लेटेस्ट वर्जन है। जबकि इससे पहले इसका विंडो 6 था, फिर विंडो 2003 था, फिर विंडो 2000 एक्सपी थी, फिर पहले विंडो 98 थी, फिर विंडो 3 थी, फिर विंडो 2 थी, फिर विंडो 1 थी। तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स जो है वो अवेलेबल है, और हम करंटली विंडो 10 को यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मोस्टली यही जो हमारा काम कर रहा होता है जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम यानी लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर। बट बेटा ओवरऑल बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल लिनक्स एक बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेटा वो लिनक्स है। इसकी जो रीजन है ये फ्री है, विंडोज फ्री नहीं है। पाकिस्तान में विंडो फ्री है लेकिन दुनिया में विंडो फ्री नहीं है, तो इसलिए लिनक्स को बहुत प्रेफर किया जाता है। और लिनक्स जो है बेटा ये एक CLI बेस है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस है। इसमें आपके पास GUI के ऊपर फंक्शनैलिटीज कम है, ज्यादा फंक्शनैलिटी आपकी कमांड लाइन के थ्रू परफॉर्म की जाती है। तो जो दुनिया है वो स्टिल कमांड लाइन इंटरफेस को ज्यादा यूज कर रही है, वो GUI को यूज नहीं कर रही, सिवाय वो लोग जो बहुत अमीर है जिनमें पाकिस्तान है। पाकिस्तान अमीर नहीं है, पाकिस्तान चोर है, इसलिए हम जो है वो जो उनके क्रैक्स होते हैं उनको चोरी कर लेते हैं, या कीज को चोरी कर लेते हैं। तो हम एक्चुअली में इलीगल वे से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, जो मोस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि ये जो रजिस्टर्ड होते हैं ये डेफिनेटली आपको बाय करने पड़ते हैं। इसी तरह बेटा ब्लैकबेरी आपने सुना होगा, उसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपके पास जितने भी लेटेस्ट एंड्रॉइड फोन आ रहे होते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, उनके ऊपर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। लाइक आपने जैली बीन्स का नाम सुना होगा, या इनके भी और भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो कि यूज हो रहते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एंड्रॉइड कहलाते हैं। इस तरह डेबियन है, इसी तरह आपके पास मैकिन्टॉश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में OS X कह देते हैं, यानी जो एप्पल का सॉफ्टवेयर अपना होता है उसको मैकिन्टॉश कह देते हैं, या iOS भी उसी का एक वेरिएंट होता है आपके पास।
इस तरह BSD है, FreeTROS है, और कुछ और भी आपने नाम सुने होंगे, लाइक आपने सैम्बियन का नाम सुना होगा, सैम्बियन मोबाइल्स पहले आते थे। तो ये सारी डिफरेंट आपके पास टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कि अवेलेबल है, जिनको आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और कैटेगरीज भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, यानी आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैंड अलोन हो सकता है, यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक टाइम पे एक यूजर को सर्विसेज दे, जैसे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर या मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर है। तो देखें आगे कैटेगरीज लिखी हुई हैं कि ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये एज ए स्टैंड अलोन यूज हो सकते हैं। लिनक्स, यूनिक्स, मैकनटॉश, विंडो विस्टा, इस तरह डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जितने भी आपके पास विंडोज के वेरिएंट्स हैं। विंडो एक्सपी तक यहाँ मेंशन है क्योंकि ये बुक 2000 शायद 10 की बुक से ये मैंने स्क्रीनशॉट ली है। तो नॉर्मली जो लेटेस्ट विंडोज हैं आपके पास 8, 8.1, विंडो 10 वो भी स्टैंड अलोन है। इसी तरह बेटा कुछ आपके पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि सर्वर्स के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो इसमें देखें इनकी फिर कैटेगरीज मेंशन है, सोलरीज, नेटवेयर, लिनक्स, यूनिक्स जो है ये सर्वर्स के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। इस तरह आपकी जो डिवाइसेज हैं, जो आपके होम अप्लायंसेस के अंदर कंप्यूटर्स हैं, लाइक एम्बेडेड कंप्यूटर्स हैं, तो उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं ये कुछ उनके नाम लिखे हुए हैं। तो अगर आप देखें तो लिनक्स, यूनिक्स आपको हर जगह कॉमन मिलेंगे। बेटा आपका सेशन एंड होने वाला है, आप इसको दोबारा ज्वाइन कर लें।